हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं कराने वाला हूं आपको एलएलबी सेकेंड ईयर। सेम है थर्ड, एक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कोड है 3002, क्वेश्चन नंबर है 9। और आज का जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधि स्रोत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 80% पेपर में आता है। 10 और 20 नंबर का यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है और लगभग 80% बार ये पूछा गया है पिछले 5 साल में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें अच्छे से समझना है, बड़े प्यार से समझना है। ठीक है, चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बस मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अच्छे नंबर प्राप्त करो मेहनत करके। ठीक है, चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय विधि के उन स्रोतों का वर्णन कीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय करते समय लागू किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, इस तरह से एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के सभी संभव स्रोतों का वर्णन कीजिए। फर्स्ट, सेकंड इस तरह से बन जाता है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनता है, प्रथाओं एवं संधियों की अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत में विवेचना कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार से मतलब कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। यहां से हमारा आंसर स्टार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत। ठीक है, स्रोत शब्द का तात्पर्य उन तत्वों से है जिनसे मिलकर किसी वस्तु का जन्म होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत वे तत्व हैं जिनके कारण उनका जन्म और विकास हुआ है। स्रोत का मतलब होता है जहां से किसी चीज का जन्म होता है, जहां से किसी चीज का विकास होता है। ठीक है, स्रोत जहां से कोई चीज बनती है, जैसे पेड़ से, जैसे नीम का पेड़ है उससे निबोरी बनी, तो नीम क्या है, एक स्रोत है किसका, निबोरी का। ठीक है, आम का पेड़ आम देने का क्या है, स्रोत है। तो इसी प्रकार जो टीचर होते हैं वो ज्ञान के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं। किताबें क्या हैं, ज्ञान का स्रोत हैं। ठीक है, स्रोत जहां से हम कोई चीज या कोई ज्ञान अर्जित करते हैं उसको स्रोत बोलते हैं, जहां से हम कोई चीज प्राप्त करते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि को कहां कहां से प्राप्त किया गया है, कहां कहां से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के संबंध में विभिन्न प्रमुख विधिवेत्ताओं में परस्पर मतभेद है। इसके अंदर जो विधिवेत्ता हैं, जो विधि का निर्माण करते हैं, वो उनमें मतभेद है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्क के अनुसार। देखो, आगे चलने से पहले एक पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, जैसा कि मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूं। जब हम अपना एग्जाम करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन लिखते हैं, और जब हम क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार की कोई डेफिनेशन लिखते हैं, तो एक डेफिनेशन हमारी 2 से 4 नंबर के बीच की बनती है। ठीक है, डेफिनेशन होती है 2 से 4 नंबर हमें मिल जाते हैं। अगर कोई हमारा केस होता है तो एक केस हमारा 4 से 5 नंबर का बैठ जाता है। ठीक है, और प्लस उसमें हमारी जो हेडिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो हमारा लॉ होता है वो कहता है ज़्यादा मत लिखो, कम लिखो लेकिन सटीक लिखो। ज़्यादा ना लिखो, कम लिखो लेकिन सटीक लिखो। अपनी तरफ से कोई कहानी बना के मत पेलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। डेफिनेशन लिखनी है अच्छे से,
केसेस, इस वाले में केसेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्त्रोतों की बात हो रही है, ठीक है। तो इन चीजों का आगे भी क्वेश्चन जो आए उनमें ध्यान रखना। तो डेफिनेशन है इसमें 3 से 4 हैं, तो आप कम से कम 3 से 4 अगर डेफिनेशन लिखोगे तो आपके 9-10 नंबर डेफिनेशन से मिल जाएंगे, ठीक है। और हेडिंग्स लिखोगे 5 नंबर वहां से, और प्लस आपकी राइटिंग वाइटिंग भी चेक होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टार्क के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत से हमारा तात्पर्य उस वास्तविक सामग्री से है। सामग्री यहां पे किसके लिए बोला गया है? विधि के लिए बोला गया है, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय विधि शास्त्री अंतरराष्ट्रीय विवादों के नियम निर्णित करने के लिए प्रयोग करता है। यहां पे कह रहे हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय विधि है कि उसके जो स्रोत है वास्तविक सामग्री से, जो अंतरराष्ट्रीय विधि शास्त्री अंतरराष्ट्रीय विवादों को निर्मित करने के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। अब कोई विवाद चल रहे हैं, विवाद का निपटारा कैसे होगा, उसका काम कौन करेगी? भाई हमारी विधि तो ही करती है, कानून व्यवस्था ही तो करती है हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं। एडवर्ड कॉलिंस के अनुसार, देखो एक बात और बता दूं, यहां पे क्या डेफिनेशन है 1, 2, आप इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप दोनों ही लिखो, ठीक है। और लेनी भी एक ही चाहिए। यहाँ पे 2 डेफिनेशन इसलिए हैं, अगर किसी को पहली पसंद नहीं आए तो दूसरी, और दूसरी ने तो पहली अपना देख लेना। एडवर्ड कॉलिंस के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोतों से हमारा तात्पर्य उन तरीकों और प्रक्रिया से है जिनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय विधि का जन्म होता है, ठीक है। इनका कहने का मतलब है कि स्रोतों का मतलब सिर्फ इतना ही है जिससे कि अंतरराष्ट्रीय विधि बन जाती है, अंतरराष्ट्रीय विधि का क्या होता है? निर्माण होता है। सिर्फ इनका मतलब इतना ही है, अंतरराष्ट्रीय विधि निर्माण। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 के अनुसार, देखो आर्टिकल्स को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको एग्ज़ाम में अपने पेपर में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 38, आगे चलते हैं। सामान्य रूप से अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से स्रोत हैं? देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ये है संधि या अंतरराष्ट्रीय अभिसमय। तो आप यहाँ से देख लेना क्या है, ये रहा संधिया या अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, ठीक है। ये जो चीज है ये यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से देख लेना। दूसरा पॉइंट है हमारा अंतरराष्ट्रीय रीति रिवाज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट न्यायिक निर्णय, न्यायविदों के ग्रंथ। नंबर 5 अंतरराष्ट्रीय सौजन्य। नंबर 6 सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। ये 6 पॉइंट हैं जो अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय विधि यहाँ से ली गई है, यहाँ से इनके नियमों से, इनके सिद्धांतों से ली गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब समझेंगे इन 6 पॉइंटों को एक एक करके समझना है, ठीक है। अब बात आती है 5 नंबर की। 5 नंबर में यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि के निम्नलिखित स्रोत कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। तो आप इसे ऐसे लिख के कर सकते हो, ठीक है। और एक वहां पे डेफिनेशन लिख सकते हो, अपनी प्यारी सी डेफिनेशन, और फिर इसको यहाँ पे लिख दो। आपके 10 नंबर पक्के भाई, 1 पेज में। लिखने का ज्यादा मैटर नहीं करता है, हम क्या लिख रहे हैं, एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, बस मैटर ये करता है, ठीक है। संधियां या अंतरराष्ट्रीय अभिसमय। अभिसमय का मतलब होता है सम्मेलन, ठीक है भाई। सही है, आगे चलते हैं। आधुनिक युग में अंतरराष्ट्रीय संधियों ने अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के बारे में निर्णय देगा, उससे संबंधित मामले में अंतरराष्ट्रीय विधि जानने के लिए सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि को देखा जाएगा। यहाँ पे क्या बात चल रही है,
अंतरराष्ट्रीय संधि का मतलब होता है जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर दो राष्ट्र एक जगह कोई संधि करते हैं, कोई आपस में समझौता करते हैं, उसको संधि कहते हैं। और जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई विवाद होता है तो उन संधियों को ही प्रमुख मानकर उन्हीं के आधार पर निर्णय दिया जाता है। आइए समझते हैं अपने तरीके से। ए है, बी है, इन्होंने कोई संधि करी, आपस में क्या करी, संधि। वो संधि कोई भी हो सकती है, व्यापार से संबंधित, युद्ध से संबंधित, व्यापार, युद्ध या अन्य कोई और भी चीजें हो सकती हैं। इन्होंने क्या करी है, आपस में संधि करी है और इनमें किसी कारण से क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए। अब इन झगड़े के लिए ये अंतरराष्ट्रीय विधि का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और ये जो विधि है, अब ये अंतरराष्ट्रीय विधि पर गए, वहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गए, वहां पे इन्होंने डिस्कशन करा। अब जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो इनकी संधियों को देखेगा कि भाई आप दोनों के बीच तो इस प्रकार की संधि हो रखी है, तो एक दूसरे की संधि को क्यों तोड़ रहे हो, अपने समझौतों को क्यों नकार रहे हो। तो उस संधि के आधार पर क्या होगा, निर्णय दिया जाएगा और वही निर्णय जाके आगे क्या बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, विधि बन जाते हैं, रूल बन जाते हैं। ठीक है। और धीरे 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 अगर नियम कानून वो सही है तो प्रत्येक देश उन्हें क्या करते हैं, अपनाने लगते हैं और वही अंतरराष्ट्रीय विधि बन जाती है, धीरे धीरे संपूर्ण विश्व पर लागू हो जाती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं संधियों के प्रकार। संधियों के कितने प्रकार हैं, संधियों के दो प्रकार हैं। संधियों के प्रकार, विधि निर्मात्री संधियां यानी विधि निर्माण करने वाली संधियां, और संविदा संधियां। संविदा होता है कोई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं विधि निर्मात्री संधियां। ये है स्टार्क के अनुसार, डेफिनेशन है इसके अंदर, क्या है, डेफिनेशन स्टार्क के अनुसार ये रही। ठीक है। विधि निर्माण करने वाली संधि के प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। ठीक है। देखो क्या बोला है स्टार्क ने, विधि निर्मात्री संधि के अंतर्गत स्टार्क ने क्या बोला है। यहां पे देखो मेरे से एक मिस्टेक हुई है, मैंने जो यहां पे जो स्टार्क के अनुसार लिखा है, आप यहां से एक लाइन और छोड़ के यहां से लिखना स्टार्ट करना है स्टार्क के अनुसार, और फिर अपनी डेफिनेशन को लिखना है। ठीक है। ये मैंने आगे ही लिख दी है। तो स्टार्क कहते हैं विधि निर्माण करने वाली संधि के प्रावधान अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। जो अंतरराष्ट्रीय विधि बनाई जाएगी उसके जो प्रमुख स्रोत जो हैं वो क्या है, संधियां हैं, और वो ही सबसे प्रमुख हैं। भाई अगर इन दोनों ने पहले कोई समझौता कर लिया है, संधि कर ली है, अब इनमें किसी प्रकार से कोई समझौता टूट जाता है, अब ये आगे चलते हैं, न्यायालय में जाते हैं, तो न्यायालय इनकी संधियों को चेक करेगा। और भाई वही प्रमुख है, भाई ये कहेंगे आप दोनों ने पहले ही जबान दे रखी है, पहले ही समझौता कर रखा है, तो इसमें फेरबदल क्या होगा, भाई वो तो सबसे प्रमुख संधि होती है, तो उसके आधार पर निर्णय होगा। अगर वो संधि अच्छी है, वो जिस नियम के आधार पर उन्होंने संधि करी है, जो रूल उन्होंने अपने लिए अपनाए हैं, अगर वो संधि अच्छी है और विश्व स्तर पर लागू करने के लायक है, तो उसे क्या हो जाएगा, फिर पूर्ण संपूर्ण विश्व में लागू कर दिया जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष स्रोत, यानी सबसे प्रमुख स्रोत माने जाएंगे। क्या कह रहे हैं, स्टार्क के अनुसार। ये कौन सी संधि थी, विधि निर्मात्री संधियां। देखो एक बात और बता दूं बीच में, फिर आपको याद दिला दूं अगर कोई भूल गया हो तो। ये जो क्वेश्चन है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जान है, क्या है, जान है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ध्यान रख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है भाई। ठीक है, फिर ध्यान दे लेना, लिख लेना कहीं एक कागज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से और समझदारी से समझना है। और देखो एक बार में देखोगे वीडियो और ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगी, छप जाएगी। ठीक है, विधि निर्मात्री संधि हो गई। अब दूसरे पॉइंट आता है संविदा संधियां।
संविदा यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहां पे देखो कॉन्ट्रैक्ट, ये संधि हुई है ना, विधि की संधि हुई, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट भी व्यापार भाई हम अगर एक देश दूसरे देश से कोई संधि करेगा तो क्या करेगा, खान पान की, सुरक्षा की, व्यापार की, इस तरह की तो संधि होंगी, उन्हीं पर ये सारे झगड़े चलते हैं, ठीक है। धन के, जमीन के, यही तो झगड़े चलते हैं बस। और क्या है, व्यापार है, ये सारी बस इन पे ही संधि होती हैं। तो ये कह रहे हैं अब कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा, संविदा संधियां दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होती है, ठीक है। उनके प्रावधान उन्हीं राज्यों पर लागू होते हैं जो उनके पक्ष होते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे बात कर रहे थे स्त्रोत, संधियां, और यहां पे भी स्त्रोत की बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर है, ये क्या है, प्रत्यक्ष स्त्रोत बनते हैं किसके, अंतरराष्ट्रीय विधि के। और यहां पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या लोगों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में होता है कॉन्ट्रैक्ट, या दो से अधिक लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन उसमें पार्टियां दो ही होंगी। जैसे अब समझते हैं, जैसे ए है एक और बी है देश, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या अभी बात करो, ये ए है एक तरफ और एक तरफ बी और सी है, डी भी हो सकते हैं, या इधर एक से ज्यादा हो सकते हैं, या एक से ज्यादा इधर भी हो सकते हैं, या एक एक ही हो सकता है। पार्टी दो ही होंगी, 1 और 2। सदस्य कितने भी हो सकते हैं, सदस्य कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इधर की पार्टी में, ये इधर की पार्टी में, ग्रुप दो ही होंगे, ठीक है। इन दोनों में या फिर दो ही देश होंगे। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनको मानने के लिए सिर्फ ये दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे से संबंध रखेंगे और एक दूसरे पर ही लागू करेंगे। जैसे संविदा संधियां दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक मैंने समझा दिया है, होती हैं, तो उनके प्रावधान उन्हीं राज्यों पर लागू होते हैं जो उनके पक्ष होते हैं। ये संविदा संधियां हैं, ये स्त्रोत नहीं है, ध्यान रखना एक बात, ठीक है। अब ये स्त्रोत की बात आती है कि सर आप स्त्रोत पढ़ा रहे हो तो स्त्रोत क्यों नहीं है, ये स्त्रोत हैं दोनों राज्यों के, क्या है, दोनों राज्यों के नियम है, क्या है, नियम है। एक राज्य, दो राज्य, इधर भी ज्यादा हो सकते हैं या इधर भी ज्यादा हो सकते हैं, पक्ष दो ही होंगे, प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष। जब इनके रूल, इनके कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार के हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लगाए जा सकते हैं, तब वो स्त्रोत बन जाते हैं। पहले कहां पर लागू होंगे, एक दूसरे पर ही लागू होंगे। अगर किसी कारण से इन दोनों में झगड़ा बनता है और ये विवाद उत्पन्न होता है और इनके न्याय के लिए जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इनकी विधियों को देखता है कि भाई आपने जो कॉन्ट्रैक्ट करा था उसको दिखाओ, उन कॉन्ट्रैक्ट में इनके रूल्स चेक करेंगे, उसके बाद उन चीजों को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से विधि निर्मात्री संधियां और संविदा संधियां। अब देखो थोड़ा सा और ट्विस्ट है इन दोनों में, ठीक है। ये संधि है और ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो संधि होंगी ये विधि के अनुसार होंगी। अब कहोगे कि सर ये क्या कर रहे हो, पहले मैंने एक्सप्लेन करा, आपको समझाया है। ये कॉन्ट्रैक्ट है, कोई व्यापार हो सकता है किसी भी तरह का दो पक्षों के बीच में, और उस पक्ष में एक दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। विधि जो पहले थोड़ी बहुत विधि चली आ रही है, जो पहले थोड़ी बहुत विधि चली आ रही है, उसके आधार पर संधि होगी, उसके आधार पर, संधि के आधार पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ठीक है भाई। अब ये आसमान से उतर के तो कोई विधि ला नहीं सकते, तो पहले कोई विधि चल रही होगी या उसमें अपनी थोड़ी सी मिक्स करी होगी, तब इन्होंने क्या बनाई, संधि बनाई। और जब वो संधि अच्छी बन जाती है तो वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लागू हो जाती है। उसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट जब बनते हैं और वो बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो वो अंतरराष्ट्रीय विधि में लागू हो जाते हैं, ठीक है।
पार्ट बाय पार्ट समझाने का तरीका इसलिए था क्योंकि एक साथ समझाता हॉल वे में तो समझ में नहीं आता। पॉइंट बाय पॉइंट समझाया है, पहले संधि करके फिर कॉन्ट्रैक्ट करके, और संधि पहले किसी ना किसी थोड़ी बहुत विधि पर आधारित होती है जो चल रही होती है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय रीति रिवाज। अंतरराष्ट्रीय रीति रिवाज, एक चीज मैं आज आपको बता देता हूं, जो कानून है यानी जो हमारी विधि है, जो विधि है हमारी रीति रिवाजों की देन है। क्या है? रीति रिवाजों की देन। पहले क्या बने हमारे? प्रथा बनी, यानी जो हमारी रीति रिवाज है। रीति रिवाजों से क्या बने हैं? कानून बने हैं। ठीक है, पहले हमारी प्रथा है, रीति रिवाज है, और रीति रिवाज और प्रथाओं के आधार पर कानून बनाए गए हैं। ठीक है, ना कि कानून के आधार पर प्रथाएं बनाई गई हैं। ठीक है, तो जो हमारे रीति रिवाज हैं उनमें हमारे बहुत ज़्यादा रूल छुपे हुए हैं, कानून छुपे हुए हैं, और उन्हीं रीति रिवाजों के आधार पर विधि का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जैसे हमारी होली होती है, होली के लिए विधि बनाई जाती है कि उस रास्ते पर इतनी पुलिस होगी, दारू के ठेके बंद रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो ये दंड रहेगा, पुलिस की होली पर छुट्टी नहीं रहेगी, दीपावली पर पहरा होगा। इस प्रकार के ईद पर ऐसे रूल बनाए जाएंगे जो एक दूसरे पक्ष आपस में ना भिड़ जाएं, शांति प्रिय जगहों से निकाले जाएं, और एक दूसरे का भाईचारे का इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार के रूल किससे बने हैं? हमारी प्रथा से। पहले प्रथा है, उसके बाद विधि है। ठीक है, और जो विधि अच्छी होती है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर लागू हो जाती है। अब समझते हैं आप। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के विधान के अनुच्छेद 38(1) के अनुसार, देखो आर्टिकल जब आप लिखोगे तो ये मान लो कि नंबर बहुत अच्छे देगा एग्जामिनर आपको। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रीति रिवाज विविध रूप में स्वीकृत किसी सामान्य रीति रिवाज के साक्ष्य के रूप में है जो अपराधियों का प्रतिप्रण आदि। प्रत्यर्पण यानी प्रत्यर्पण आपसे पहले करा चुका हूं, यानी किसी को सौंपना। अपराधियों का प्रतिप्रण यानी जो नियम, जो रीति रिवाज पहले चल रहे थे और उसके आधार पर उन्होंने कोई निर्णय दिए हों अपने समय में राजा महाराजाओं ने, उनको ही विधि में शामिल किया जाता है अगर वो सही होते हैं तो। सेवनी के मत, रीति रिवाज या प्रथाएं द्वारा ही सबसे पहले विधि का जन्म हुआ था, अतः इनको अंतरराष्ट्रीय विधि का भी प्रमुख स्रोत माना जाना चाहिए। देखो सेवनी कह रहे हैं जो हमारी विधि है सबसे पहले रीति रिवाजों से स्टार्ट हुई थी और इन्हीं को ही सबसे प्रमुख माना जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आता है कि हमारी प्रथा बड़ी है या विधि, प्रथा बड़ी है या विधि यानी कानून, तो हम कहेंगे प्रथा, क्योंकि प्रथा से विधि है, विधि से प्रथा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? बड़ी है सर्वोपरि। प्रथा का विकास और महत्व। प्रथा संबंधी अंतरराष्ट्रीय विधि का विकास निम्नलिखित 3 विशेष अवस्था में हुआ। अब इसकी बात करते हैं। प्रथा का भी विकास कै खंडों में हुआ है? 3 खंडों में हुआ है। प्रथा संबंधी अंतरराष्ट्रीय विधि का विकास निम्नलिखित 3 विशेष अवस्था में हुआ है। नंबर 1 है राज्यों के राजनयिक संबंध। जो राज्य हैं उनके जो संबंध हैं उनके द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के व्यवहार या अभ्यास, राज्य विधि, राज्यों के न्यायालयों के निर्णय तथा राज्यों के सैनिक और प्रशासनिक कार्य। देखो राजनयिक संबंध, जो एक दूसरे से राजनयिक संबंध रखते हैं, जैसे एक देश का दूसरे देश से, एक राजा का दूसरे राजा से। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के अंगों के व्यवहार या अभ्यास, जो सम्मेलन होते हैं, संगठन होते हैं, और जो अभ्यास होते हैं,
यानी उसमें जो विधि अपनाई जाती है या एक दूसरे के व्यवहार होते हैं वो, या सैनिक या प्रशासनिक कार्य, ये सब मिलकर जो इनको उचित लगता है उनको प्रथा बना देते हैं और प्रथा के अनुसार, प्रथा नहीं बनाते, प्रथा के अनुसार चले आते हैं और उनको ही विधि में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। न्यायिक निर्णय, अब आते हैं न्यायिक निर्णय, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे जो कोई अदालत निर्णय देती है, क्या कहती है? अदालत निर्णय देती है या डिक्री देती है, उसको ही अगर जो न्यायालय ने नियम बना दिए, जिस नियम के आधार पर समझौता किया है, केस को फाइनल किया है, वो क्या बन जाती है? विधि बन जाती है। जैसे कहते हैं ना कि उस केस में कोर्ट द्वारा ये कहा गया तो वो विधि बन गई। उस केस में न्यायालय ने ऐसे बोला है, उस केस में न्यायालय ने ऐसे बोला है, तो वो क्या बन जाती है? विधि बन जाती है। ठीक है, चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 33 के अनुसार विधि के नियमों को तय करने के लिए न्यायाधिकरणों के न्यायिक निर्णय सहायक स्रोतों के रूप में माने जाते हैं। राष्ट्रों के न्यायालयों के न्यायिक फैसले निम्न प्रकार से विधि के निर्माण में सहायक हैं। जो राष्ट्रों के फैसले हैं, जैसे ए है और बी है, इनमें कोई विवाद हुआ और जिस विधि के अनुसार इन दोनों का विवाद क्या हो? शांत हो, वो ही क्या बन जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधि, अगर वो सही है तो। ठीक है। अगर ऐसी विधि है जो इन दोनों देशों के ही लिए उपयोगी है तो वो अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं बनेगी। लेकिन ऐसी कोई विधि है जिससे इनका भी समझौता हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी भी देश में उससे समझौता हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगी? विधि बन जाएगी। किनसे? जो निर्णय आए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 1, निर्णय होने वाले देश में राष्ट्रों की विधि के विषय पर उन निर्णयों को अधिकृत रूप में बाध्यता प्राप्त हो जाती है। देखो, कह रहे हैं ना, निर्णय होने वाले देश में, जिस देश में निर्णय हुआ है या जिन देशों के बीच निर्णय हुआ है, वो क्या बन जाते हैं? विधि बन जाते हैं और उन बाध्यता प्राप्त हो जाती है, उनको मान्यता मिल जाती है। आगे समझते हैं। नंबर 2, ऐसे निर्णय अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रथागत विकास में सीधे सहायक होते हैं। ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? जो एक दूसरे के जो समझौते हो रहे हैं, जो न्यायालय ने निर्णय दिए हैं, वो सीधे प्रथा के विकास में सीधे सहायक हो जाते हैं। उनको प्रथा के रूप में मान लिया जाता है कि भाई आज से कुछ वर्ष पहले ऐसे ऐसे एक दूसरे देश ने के विवाद में समझौता हुआ था, या उस देश के विवाद में इस प्रकार का समझौता हुआ था बहुत समय पहले, तो इस प्रकार की ये वो विधि लागू करी थी, और वही विधि क्या बन जाती है? प्रथा। यानी पुरानी विधियों को प्रथा कहते हैं, और वही क्या हो जाती है? आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय विधि में शामिल हो जाती है। इस प्रकार पंचायती अधिकारणों के निर्णय भी विधि के स्रोत के रूप में सहायक हैं। जैसे अलबामा स्केल्स क्लैक्स, इसमें क्या है? ये क्या बन रहा है? ठीक है। अलबामा क्लैक्स, पंचायती वाद तथा उत्तरी अटलांटिक मछली आदि मामले। इसको आप रहने देना, ये आप छोड़ देना है ना, इसको क्विट कर देना। बस आप यहां से लिख देना, ये यहां तक क्विट कर देना। जैसे अलबामा क्लैक्स, पंचायती वाद तथा उत्तरी अटलांटिक मछली मामले, इन 2 पॉइंटों को लिख देना। ठीक है। और ये चीज छोड़ देना। आगे चलते हैं। न्यायाधीश मार्शल के अनुसार प्रत्येक देश के न्यायालयों के निर्णय, जहां तक वे एक ऐसी विधि पर स्थापित हैं जो प्रत्येक देश के लिए समान है, प्रमाण रूप में नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से स्वीकार किए जाएंगे। न्यायाधीश मार्शल ने कहा है प्रत्येक देश के निर्णय कि क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक देश के न्यायालयों के निर्णय ऐसी विधि स्थापित है जो प्रत्येक देश के लिए समान है,
प्रमाण रूप में नहीं बल्कि समान की दृष्टि से स्वीकार किए जाएंगे। जैसे कि अब मैंने बोला है, अगर इन दो देशों के बीच समझौता हुआ, मतलब कोई निर्णय हुआ है और इनका क्या हो गया, निर्णय से समझौता हो गया, सुलह हो गई, या किसी एक देश का था, अगर वो विधि सही है, उपयोगी है, तो वो संपूर्ण विश्व के देशों पर लागू कर दी जाएगी। सभी को उस विधि से फायदा मिलने वाला होगा तो सभी पे लागू कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अच्छी चीजों को सब अपनाना चाहते हैं, जो प्रत्येक देश के लिए समान है। अच्छी विधि है तो सब देश के लिए समान है, प्रमाण रूप में नहीं बल्कि सम्मान की दृष्टि से स्वीकार किए जाएंगे। प्रमाण ही नहीं कि भाई ऐसा हुआ था वहां पे, हमें भी ऐसा करना चाहिए था, नहीं भाई, हम भी अगर हमारे संग ऐसी कोई समस्या है तो हम उस विधि के अनुसार अपना निर्णय ले सकते हैं या निर्णय दे सकते हैं। अब ये तो थे हमारे 3 पॉइंट। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, न्यायविदों के ग्रंथ। ठीक है, विभिन्न विधि शास्त्रियों की रचनाओं और समीक्षाओं द्वारा ही अंतरराष्ट्रीय विधि का विकास हुआ। देखो विकास कहां से हुआ, मैंने क्या बोला, प्रथाओं से विधि का जन्म हुआ है। प्रथाएं कहां से आई हैं भाई, कहीं से पढ़ी होंगी, कहीं से सुनी होंगी। ठीक है, जैसे हम दादी से, अपने नाना नानी से कहानी सुनते थे, वो कहानी हमें याद हो गई, हम किसी और को सुनाएंगे, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आ रही हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं से लिखी होंगी, या तो खुद ने लिखी होंगी या लिखी हुई पढ़ी होंगी। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं, न्यायविदों के ग्रंथ, जो ग्रंथ हैं उन्होंने कहीं से सीखे होंगे और अपने विचार व्यक्त करे, उन्होंने क्या बना दिए, ग्रंथ। और वो जो ग्रंथ हैं विधि में क्या है, उपयोगी हैं। जैसे वो कौन से लेखक हैं, गॉसियस, बेंटल तथा सॉरेज आदि विद्वानों के ग्रंथों ने अंतरराष्ट्रीय विधि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो कैसे दिया है भाई, ग्रंथ तो कोई भी लिख सकता है, नहीं, लेकिन जो इनके ग्रंथ थे उसमें महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन किया गया था। और जब उस ग्रंथों को पढ़ा गया तो पढ़ने के बाद पता चला कि ये जो ग्रंथ है और इन ग्रंथों में जो विधि का वर्णन हुआ है, अगर हम इन्हें अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लगाएं तो लागू करें तो भाई ये तो संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं, या ये समझौता करने के लिए बहुत कारगर हैं। तो ऐसी विधि को न्यायिकविदों के ग्रंथ से ग्रहण किया जाता है और उन्हीं को बोलते हैं न्यायविदों के ग्रंथों से विधि वहां से प्राप्त की जाती है। न्यायविदों के ग्रंथ जहां से हमें विधि प्राप्त होती है। पॉइंट है नंबर 5, अंतरराष्ट्रीय सौजन्य। क्या है अंतरराष्ट्रीय सौजन्य? राज्यों का आपसी संबंध बनाने के लिए कुछ नियम और प्रभावों का पालन करना पड़ता है। राज्यों का आपसी संबंध बनाने के लिए कुछ नियम और प्रभावों का पालन करना पड़ता है, और साथ ही सौजन्य सुविधा और सद्भावना के नियम भी मानने पड़ते हैं। सभी देश दूसरे देश के राजदूतों को कुछ सुविधाएं देते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार। ठीक है, अब सौजन्य के अनुसार अब चलते हैं आगे। तर्क शक्ति। तर्क मानव मस्तिष्क द्वारा सोची जाने वाली सभी बातों ना होकर केवल न्यायिक तर्क से है। ठीक है, ये है से है, ये कह रहा है जो तर्क शक्ति है, नंबर 1। नंबर 2, तर्क जो देते हैं। अगर एक बात बताओ, हम न्याय करने बैठ गए, उन्होंने प्रथा देख ली, न्यायविदों के ग्रंथ देख लिए, सारी चीजें देख ली, निर्णय देख लिए भाई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो निर्णय दें तो दे कहां से। तो फिर वो अपने तर्क लगाते हैं कि यार, ना तो हमने जो पहले विधि चलती आ रही थी, जो नई विधि बनी है, सबको लगा लिया, लेकिन इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो फिर अपना तर्क इस्तेमाल करते हैं। तो उसको तर्क शक्ति के आधार पर जो निर्णय दिए जाते हैं वो भी क्या बन जाते हैं, एक विधि बन जाते हैं। तर्क मानव शक्ति द्वारा सोची जाने वाली सभी बातों ना होकर, सभी बातों यानी सभी नियम ना होकर, यानी बातों ना होकर केवल न्यायिक तर्क से है। 1910 में संयुक्त राज्य अमेरिका
और ब्रिटेन में एक बाद के निर्णय में एक न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की थी कि जहां कानून की स्पष्ट व्याख्या ना मिले वहां तर्क से सामान्य सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या की जानी चाहिए। इसमें क्या बोला था, अमेरिका और ब्रिटेन के एक बाद में, जहां पर हमने निर्णय द्वारा विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि के जो प्रथा के जो स्रोत हैं, न्यायविदों के जो ग्रंथ हैं, हमने सब लगा लिया, लेकिन हमें विधि का कोई रूप नहीं मिल के दे रहा है जो उस निर्णय को कर सके। तो हम वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने तर्क के अनुसार कि अब वर्तमान में क्या चल रहा है, और उस स्थिति को देखते हुए जो सोच विचार करके जो निर्णय दिया जाता है उसे तर्क विधि कहते हैं, और उसी के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। प्राय राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विभिन्न झगड़ों को सरकारी न्याय विरासतों द्वारा विद्यता और योग्यता के साथ राज्य पत्रों में प्रकट किया जाता है जो आचरण योग्य माने जाते हैं। देखो यहाँ पे हमने देखा था तर्क शक्ति, लेकिन इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है अंतरराष्ट्रीय राजपत्र। क्या है अंतरराष्ट्रीय राजपत्र? ये बाई मिस्टेक मेरे से यहाँ ऊपर नहीं लिखा गया, तो लेकिन तीसरे पॉइंट को पहले इसको लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय राजपत्र और उसके बाद इसे लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो अंतरराष्ट्रीय राजपत्र होते हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आगे चलते हैं। राज्यों द्वारा राजनीतिक व अन्य अधिकारियों को दिए निर्देश, जैसे अब बात करते हैं वर्तमान में कोई स्थिति ऐसी बन रही है कि जो हमें निर्देश देने पड़ जाए या राजनीतिक स्तर से हमें कोई नियम बनाने पड़ जाए, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों द्वारा अन्य देशों में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उन्हें समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं। प्रत्येक देश का व्यक्ति प्रत्येक देश के अंदर रहता है, कोई राजदूत बन के, कोई किसी संस्था के माध्यम से या किसी व्यापार के माध्यम से। जब एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाते हैं तो उनको कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए बोला जाता है। अगर वो रूल अच्छे होते हैं तो उन्हें दूसरा देश भी अपनाता है और वही अंतरराष्ट्रीय विधि बन जाती है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है बोला गया है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों द्वारा अन्य देशों में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उन्हें समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। और वही क्या बन जाते हैं, विधि। अब चलते हैं नंबर 6 पे, सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के विधायन के अनुच्छेद 38 में, देखो अब से पहले भी बता चुका हूं और आर्टिकल को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के विधायन के अनुच्छेद 38 में सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांतों को तीसरे क्रम में रखा गया है। सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि, अब जैसे कोई विधि बनी, सही है, क्या बनी, विधि, और उनको संपूर्ण देशों पर लागू किया, तो उसमें से लगभग सभी देशों ने उस विधि को अपनाया, लगभग सभी देशों ने उसको अपनाया। तो उसी को बोल रहे हैं सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धांत। स्वीकृत सिद्धांतों से तात्पर्य उन नियमों से है जिनको करीब करीब सभी राष्ट्रों ने स्वीकृत करके मान्यता प्रदान की। कोई विधि बनी, जैसे मैंने बोला, जैसे एक ए और बी देश में कोई झगड़ा हो गया और उनका समझौता जिस विधि के अनुसार हुआ है, या किसी एक देश का समझौता किसी कारण से किसी अन्य देश से हुआ, उसका जो समझौता हुआ है उस पक्ष में एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते, पक्ष दो होंगे, लेकिन सदस्य दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। और जिस विधि के अनुसार उनका समझौता हुआ है अच्छी विधि है तो उसको विधि बना दिया जाएगा और उसे संपूर्ण विश्व में लागू करने की कोशिश की जाएगी। और अधिकतर देश
उसे मानते भी हैं और उसे स्वीकृत करके मान्यता प्रदान की है, करते हैं या की है, तो उसको क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय विधि। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी है, रैन बनाम कैन। देखो, जब आप पेपर में केसेस लिखते हो तो 4 से 5 नंबर आपके एक्स्ट्रा आते हैं। रैन बनाम कैन, प्रस्तुत मामले में यह निर्णय दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय विधि न्याय, साम्य और सद्भाव और तथ्य संबंधित विषय के तर्क पर आधारित है, जो लंबे समय के व्यवहार द्वारा स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये कब बोला गया था? रैन बनाम कैन में बोला गया था। अब दूसरा है संयुक्त राज्य बनाम स्कूनर। संयुक्त राज्य बनाम स्कूनर, प्रस्तुत बाद में न्यायाधीश स्टोरी ने कहा कि, देखो ये क्या है? ये केस नंबर दूसरा है। क्या है? केस नंबर 2। देखो, एक बात मैं आपसे बोल रहा हूं भाई, जितने भी मेरे YouTube पर छोटे बड़े भाई बहन, मेरे मित्र जो वीडियो देख रहे हैं, बस उनसे एक चीज कहना चाहता हूं। देखो, मैं आपके लिए निस्वार्थ मेहनत करता हूं। आपसे बस एक छोटी सी चीज चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत करो, 1-1.5 महीने के अंदर इतने अच्छे नंबर लाओ, और जब आपका रिजल्ट आए ना, आप कमेंट करके मुझे बताओ कि सर हमारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो भाई, जब वो जो खुशी का जो पल होता है ना, मेरे लिए बयां नहीं कर सकता भाई। इतना खुश होता हूँ और इतना प्राउड फील करता हूँ, बस बयां नहीं कर सकता। बस यही चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ और कमेंट करके मेरा कमेंट बॉक्स भर दो। बहुत खुशी मिलती है भाई। मेहनत करो दबा के। ठीक है, कुछ नहीं है, मेहनत कर लोगे जिंदगी में तो सफल हो जाओगे और अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे। ठीक है, यहां पे बोला है केसेस लिखना। 2 केसेस हैं, रैन बनाम कैन और ये है संयुक्त राज्य बनाम स्कूनर, और इसके जो न्यायाधीश थे वो थे स्टोरी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। ये कह रहे थे जो अंतरराष्ट्रीय कानून है सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत सामान्य सिद्धांतों पर, जो सभ्य समाज उपयोग करते हैं, जिन नियमों को, जिन विधियों को, उनके आधार पर होना चाहिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत का क्रम निम्नलिखित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय सर्वप्रथम यह देखता है कि संबंधित विषय पर अंतरराष्ट्रीय संधि है या नहीं। यदि संधि होती है तो न्यायालय का निर्णय उसी पर आधारित होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जिस यहाँ पे क्या कह रहा, अंतरराष्ट्रीय संधि है या नहीं। यदि पहले से कोई ए या बी के लिए या किसी संपूर्ण विश्व के लिए कोई विधि लागू है पहले से, अगर पहले से कोई विधि लागू है तो उस विधि के अनुसार क्या दिया जाएगा? निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, जो समझौते में विधि लागू हुई है, संधि में जो विधि लागू की गई है, उसके आधार पर निर्णय दिया जाएगा। अगर वो नहीं है तो, यदि कोई अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं होती है तो न्यायालय उस पर अंतरराष्ट्रीय प्रथा को लागू करता है। तो सबसे पहले देखता है कि उन दोनों में कोई संधि है या नहीं। यदि कोई अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं होती है तो न्यायालय उस पर अंतरराष्ट्रीय प्रथा को लागू करता है। यदि संबंधित विषय पर कोई निश्चित और सर्वमान्य प्रथा नहीं भी है तो न्यायालय उस विषय पर सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत विधि के साम्य नियमों के आधार पर अपना फैसला देता है। ठीक है, इसका अर्थ ऐसे समझते हैं, पहले अगर कोई समझौता होगा या कोई निर्णय दिया जाएगा तो वो संधि के आधार पर दिया जाएगा। जैसे 2 देशों में संधि हुई हो या विश्व स्तर पर कोई संधि के लिए कोई नियम बनाया गया हो, संधि के लिए नियम बनाए गए हों। ठीक है, उसके आधार पर अगर ऐसा नियम नहीं है, क्या है? नहीं है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के आधार पर नियम बनाए जाएंगे और उसके आधार पर क्या होगा? निर्णय होगा। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रथा ऐसी नहीं है जो उचित हो तो फिर क्या होगा?
जो सभ्य राष्ट्र हैं, क्या है, सभ्य राष्ट्र है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत, जो अच्छे राष्ट्र हैं और जिन्होंने जिस विधि उस विधि को अपना रखा है जिससे निर्णय हो सके, स्वीकृत राष्ट्रों द्वारा विधि के जो विधि अपनाई है, स्वीकृत कर रखी है, जो अपना रखी है, उस विधि के आधार पर निर्णय दिए जाएंगे। पहले संधि को देखा जाएगा, फिर प्रथा को देखा जाएगा और फिर स्वीकृत विधि। यदि तीनों स्रोतों का अभाव होता है, कौन से तीनों स्रोत, संधि भी अच्छी नहीं है, प्रथा भी कोई अच्छी नहीं है, या स्वीकृत विधि यानी अच्छे देशों ने जिस विधि को अपना रखा है वो भी अच्छी नहीं है, तो न्यायालय अंतरराष्ट्रीय और न्यायालयों के निर्णय, जो अंतरराष्ट्रीय और न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, जैसे मैंने बताया था, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे कोई निर्णय हुआ और वो निर्णय ऐसा था, जिस विधि के अनुसार निर्णय हुआ वो विधि ऐसी थी कि वो संपूर्ण विश्व पर लगाने लायक थी, तो उस विधि के या किसी न्यायालय के अंतर्गत ऐसा निर्णय हुआ जो बहुत अच्छा था और विधि वेत्ताओं के मतों को गौण साधन मानता है। या कोई विधिवेत्ता ऐसे थे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, न्यायविदों के ग्रंथ, उनके आधार पर क्या होगा, निर्णय दिया जाएगा। न्यायविदों के ग्रंथ गौण मानता है और उनके द्वारा संबंधित विषय पर विधि के निर्णयों को निर्धारित करता है। सबसे पहले संधि, फिर प्रथा देखी जाएगी, फिर स्वीकृत विधि देखी जाएगी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय निर्णय देखे जाएंगे, उसके बाद देखे जाएंगे न्यायालयों के निर्णय और विधिवेत्ताओं के मत, उसके बाद विधिवेत्ताओं के मतों के साथ और वर्तमान स्थिति को देखते हुए अपने तर्क और उनके द्वारा संबंधित विषय पर विधि के निर्णयों को निर्धारित करता है। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा और वीडियो में मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की। कोई त्रुटि या कोई प्रोनाउंसिएशन मेरे द्वारा गलत हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करो, जिससे कि मुझे अच्छा लगे और मैं आपकी जो समस्या है कमेंट में बताया करो, उसका मैं फिर समाधान लेके आया करूं। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।